आपने कई बार, आप लोगों में से ज्यादातर लोग मदर रहे, तो जब बच्चे छोटे थे आपने देखा, सोते सोते ही बोतल मुंह से लगा देते थे उनके। बच्चे सोते सोते ही दूध पी लेते थे, जागते नहीं थे, दूध पी लेते थे। तो कुंडली माँ भी क्या करती हैं, सबके मुंह में बोतल लगा के चली गई। भाई युगो युगो से भूखे हो, चलो तुम्हें भोजन करा दूं, एक बोतल लगा दी। और शस्त्रार पे बैठ गई जाके कुंडली माँ, और पाइप लगे हुए हैं, सारे देवताओं को पाइप से भोजन मिल रहा है। ध्यान देना, देवताओं को भोजन मिल रहा है, पर देवता सोए हुए हैं। डिफरेंस इज दिस। अब एक साधक हुआ, साधक ने कहा चलो, अब मुझे भी, मेरा भी कर्तव्य पूरा कर दूं। कुंडली माँ ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मेरा कर्तव्य है। अब मैं संज्ञान में लेना शुरू करता हूं, सबको संज्ञान में लूंगा। तो जैसे जैसे उसने संज्ञान में लेना शुरू किया, उसकी चेतना उन्नत होनी शुरू हुई। और चेतना ही देवी देवताओं से हेलो हाय करती है। हाय कृष्ण जी, हाउ आर यू। बांसुरी ठीक चल रही है? और माँ जगदम्बे? मतलब चेतना इज इंटरेक्टिंग, कुंडलिनी इज फीडिंग, एंड अवेयरनेस इज इंटरेक्टिंग विद द डेटीज। कुंडलिनी तो माँ है, माँ डिस्टर्ब नहीं करती। वो कहेगी अच्छा है, मैं 10 काम कर लूंगी। अरे सोया है बच्चा, इसे ऐसे ही दूध पिला देती हूँ, डिस्टर्ब ना हो। जागे ना, जिससे शोर मचाएगा, इतने में अपने 10 काम निपटा लूंगी। कुंडली माँ है ना, फीड करना शुरू कर दिया। लेकिन खेल शुरू होता है इवॉल्व होने का तब, जब अवेयरनेस इंटरैक्ट करना शुरू करती है देवी देवताओं के साथ, बातचीत करना शुरू करती है, उठाती है, अरे उठो, बातचीत करते हैं, मिलते हैं। दिस इज द फैक्ट। और जैसे जैसे आपकी बातचीत बढ़ती है देवी देवताओं से, वैसे वैसे आप संज्ञान में लेते जाते हैं बहुत सारी सूक्ष्मताओं को, और उसी के कारण आपका आत्मज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, आपके स्टोर में, स्टोर ऑफ योर अवेयरनेस। व्हाट इज द स्टोर ऑफ अवेयरनेस? कैन एनीवन टेल? जागृति। यस, जागृति इज द स्टोर ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस का स्टोर है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब जागृति में सेव हो रही हैं। अनुभूतियां सारी सेव होती हैं जागृति में, सूचनाएं सारी सेव होती हैं माइंड में। दैट्स व्हाई माइंड कैनॉट सेंस ट्रुथ, बिकॉज इट इज ए स्टोर हाउस। बट जागृति कैन डू। उसका काम ही यही है। अनुभूतियां, हर प्रकार की अनुभूति जागृति में स्टोर हो रही हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जो तथाकथित सहजी इंफॉर्मेशन से लोडेड हैं, उनकी जागृति कैसे उत्पन्न होगी? जागृति में स्टोर अनुभूतियों से आना है, वो तो करना ही नहीं है, वो तो दूसरे को लेक्चर ही देने हैं श्री माता जी के। अनुभूतियों से तो गुजरे नहीं, तो उनकी जागृति में स्टोर किस चीज का होगा? सूचनाएं होने से क्या लाभ होने वाला है? आप एक जगह से सूचना लोगे, दूसरी जगह उगल दोगे, उससे क्या फायदा?
अब एक पेन ड्राइव लगा लो आप लैपटॉप में, खुल जाएगा, जो पेन ड्राइव में है वो खुल जाएगा। उससे क्या सूचना ही तो मिलेगी। वो अनुभूति में कन्वर्ट कब होगा? जब आप उस पर चलोगे। तो उस पर चलना तो है नहीं, मैं लेक्चर ही लेक्चर दूसरे को पेल देने, उठा उठा के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे स्टोर में से। तो ये जो चीज है, ये अंडरस्टैंड करने की है कि अवेयरनेस इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद एवरीवन, एवरी विभूति which is inside our own existence in the form of deities, in the form of Ganas, Rudras, Shivansh, Atma, Paramatma, Jivatma, all the saints, Sadgurus, all are there inside. So our awareness is going to interact and get something. Whatever it she gets converts into आत्मज्ञान। इसीलिए एक्सप्लोरेशन है ये, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलना है ना। मीटिंग, इंटरेक्शन इज एक्सप्लोरेशन बेसिकली। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, और हमारे सहजी समय वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट वेस्टिंग। किस चीज में? पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो और सुना दो, पढ़ो और सुना दो, पढ़ो और सुना दो। इट इज शेयर वेस्टिंग ऑफ टाइम। फील करो और उसको सेव करो जागृति में, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस इज द स्टोर ऑफ अवेयरनेस, वी कैन से। और वही चीज हमारे, अगर हम अपने सदगुरुओं की तरफ देखें, वो तो वो तो बताने आए थे। देवर कॉल्ड सन ऑफ गॉड। वो तो बताने ही आए थे, रिप्रेजेंटेटिव थे गॉड के। लेकिन अगर आप सेंट्स की तरफ देखें, ऋषिज की तरफ देखें, त्यागीज की तरफ देखें, साधक साधिकाओं की तरफ देखें, उन्होंने ये काम किया है। अनुभूति की जागृति में डाली, अनुभूति की जागृति में डाली। हमारे को भी यही करना है। अब सोचो, करना तो ये है, करना तो ये है, अनुभूति करके जागृति का स्टोर बड़ा करना है, ताकि जो को वाकर है, साथ में चलने वाले कन्वॉय में चल रहे हैं, या बीच बीच में कन्वॉय को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको देने के लिए मटेरियल आपके पास है। लेकिन उसकी जगह क्या कर रहे हैं? सारा टाइम स्टोर, माइंड का स्टोर बढ़ाने में वेस्ट करे जा रहे हैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम इन एक्यूमुलेटिंग लेक्चर्स, बुक्स, मटेरियल सब भरे जा रहे हैं अपने उसमें। फायदा क्या? पीएचडी करनी हो तो बात अलग है, फायदा क्या? अब जो कुछ लोग तो माँ के लेक्चर की पीएचडी करे पड़े हैं, महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग, जो माँ के लेक्चर्स की पीएचडी करने की सोचते हैं या करे पड़े हैं। कुछ तो अथोराइज बन गए अपने आप ही, स्वयंभू अथोराइज्ड। हाँ, हम रिकमेंड करेंगे तो ये बात सही होगी, वरना नहीं होगी सही। ऐसे हो गए कुछ लोग। काय पे? लेक्चर के आधार पे। जैसे आपने देखा है, कोर्ट में कभी किसी का जाना हुआ हो, और कभी जज के सामने दो वकीलों की बहस होती है, तो जज जो है पूछता है, वकील साहब कहाँ से बोल रहे हो? तो वकील साहब रेफरेंस लाए होते हैं, सर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 1975 का,
केस ये है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी, ये जजमेंट दिया था, उसको पढ़कर उन्होंने प्रेजेंट वाले जज को बता देना है। जज भी वो किताब ढूंढता है उस वक्त, जज के पास किताब बराबर में रखी होती है। जैसे ही वकील बोलता है, वो यूं पलट के देखता है, फिर कहेगा आपने मेंशन किया है ना ये वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट की 75 वाली, वो कहेगा यस सर कर रखी है, एप्लीकेशन में डाल रखी है। तो हमारे कुछ महान लोग बन गए हैं, वकील बन गए, जज बन गए माँ के लेक्चर्स पे, और डिसाइड करके बता रहे हैं ये अपराधी है, ये फलाना ढिमाका। दिस इज कॉल्ड इडियोटिज्म। इडियोटिज्म है डिक्शनरी में, जसलीन ये वर्ड है क्या? शायद नहीं है, इडियोटिक है। चलो डाल लो, इडियोटिज्म नया word। और एक और वर्ड बना रहा हूं नया, आज एक और वर्ड दे रहा हूं, टीचरिज्म। ओ माय टीचरिज्म। गॉड, ऐसे क्यों? ये जो हमारे महान ज्ञाता, ज्ञानी, तथा कथित लेक्चरधारी, लाइब्रेरिस्ट जो बैठे हैं, लाइब्रेरियन, ये ही तैयार कर रहे हैं टीचरिज्म। अथोराइज्ड हैं सारे माँ के लेक्चर्स को पढ़ पढ़ के दूसरों पे थोपेंगे, दे आर। तो इन्हीं ने इनोवेट कराने पे मजबूर कर दिया है एक नया वर्ड, टीचरिज्म। डाल लो अपनी उसमें वोकेबलरी में, आगे काम आएगा। बार बार, बार बार इस्तेमाल कर लेना, कहीं तो गूगल एडॉप्ट कर लेगा। हाँ। 10-20 बार कर लोगे तो गूगल इसे फट एडॉप्ट कर लेगा। अच्छा, नया वर्ड है, चलो डाल लेता हूँ डिक्शनरी में अपने। अगली बार जब टाइप करोगे तो उसमें नीचे अंडरलाइन लाल नहीं आएगी, लाल अंडरलाइन नहीं आएगी, क्लियर हो जाएगी वो। इससे तीसरी चीज पैदा होती है। एक ये बताया मैंने, दो बताए ना अभी, एक टीचरिज्म और इससे पहले क्या बोला, इडियोटिज्म। इडियोटिज्म। और इन दोनों को फॉलो करने के चक्कर में एक और चीज तैयार हो गई, फुलिश। इज्म। फुलिशिज्म, एक नया तीसरा वर्ड और तैयार हुआ। दिस कम्स इन दिस कैटेगरी, फुलिशिज्म। फुलिशिज्म। रिजिडिटी भी तो आएगी। रिजिड हो गया, आप नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं तो इसको चौथा वर्ड इस्तेमाल कर दो, रिजिडिटी। नहीं। रिजिडिज्म। रिजिडिटिज्म। चौथा। चार वर्ड नहीं हो गया तैयार, डालो। रिजिडिज्म। रिजिडिज्म डालो, पास। चलो, हो गया। समझ में तो आ रहा है ना इसका मीनिंग सबको? जनता कुछ दिन बोले। बाद, कुछ दिन बाद हाँ हाँ। ऑक्सफोर्ड वाले इस प्लेटफॉर्म को ऑनर ऑनर देने वाले हैं कि आपने इतने सारे वर्ड इजाद कर दिए, थैंक यू सो मच। तो कहने अभी का मतलब ये कुछ है दिन कि, पहले मैंने, हाँ प्रियंका क्या? मैं कह रही हूँ कुछ दिन पहले एक स्पीच श्री माता जी का एक डाला था ना, सहयोगी को जिद नहीं होना चाहिए, परम चैतन्य जो मार्ग सुझाए उसी पर चलना चाहिए। एग्जैक्टली। ये फिर किस पे आ रहा है? ये वाली बात सेंटर वाले नहीं चलाने वाले अपने, ये कैसेट नहीं चलाएंगे वहां पे ये, क्योंकि उनके सारे प्रोटोकॉल धरे के धरे रह जाएंगे फिर। तो ये देखो ना कितना मजेदार से खेल है। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि नानक जी कहा करते थे ना कि रोज खोजो, डेली खोजो, नित्य खोजो, इसी चीज को खोजो। किस चीज को खोजो? वर्तमान के सत्य को खोजो। जस्ट फाइंड द ट्रूथ ऑफ टुडे। वो वाला ट्रूथ आउटडेटेड है, इट इज नॉट नीडेड। एक्सपायर्ड मेडिसिन किसी काम की नहीं।
आज का सत्य ढूंढना। तो इसलिए हर चीज पे अटक जाना कि भाई वो ऐसा कहा है, अरे वो तो पहले का था, आज का देखो। सिवाय फंडामेंटल चीजों के बाकी सब बदल रही हैं। सारा सत्य डेली बदल रहा है, एवरी डे इट इज चेंजिंग। अब आप देखो, ये जो जूम सेशंस हैं, क्या इसका मटेरियल जो आजकल चल रहा है, क्या पहले ऐसे चलता था? नहीं। हम्म। सारा मटेरियल बदल गया। भैया अनुभव भी बदल रहे हैं। हमने जो साथ में जूम किया, मैं ऐसे ही पिछले 20 पे जा रही थी, 2020 वाला, तो पूरा अनुभव चेंज। मैंने कहा अच्छा इतना चेतना का तो मतलब वो उस टाइम जो अनुभव किया वो थोड़ी सी जागृति में थी, और अभी जो किया वो एकदम डिफरेंट था, बियॉन्ड। तो मैंने पूरा इस चीज को समझा कि जब वो ध्यान है उसका अनुभव अलग है, तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं इस चीज का अब दो आप तीन देखो, सालों में ही। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गोभी है, कॉलीफ्लावर, आप सर्दियों में खाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा, बरसात में खाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा, गर्मियों में खाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा। हर ऋतु में खा तो गोभी रहे हो, लेकिन उसका स्वाद बदल रहा है हर बार। हम्म। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज के कारण आपकी जो टंग की सेंसरीज हैं वो भी परिवर्तनशील हो रही हैं। उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो वेरी कर रही है, ऋतुओं को बदलने के कारण, माइंडसेट के कारण, अवेयरनेस के कारण। आप कभी भी आजमा के देखना, जो आपकी टंग की सेंसरीज 10 साल पहले थी जिस प्रकार की, आज की तारीख में वो सेंसरी वैसी नहीं है। टंग की बदलाव आ चुका है। आपका टेस्ट बिल्कुल बदल चुका है, आज की तारीख में टेस्ट डिफरेंट हो चुका। तो सारी चीज परिवर्तनशील है। तो ये जो ट्रुथ है, ये आज का सत्य है। तो इसलिए आज की अनुभूतियां आवश्यक हैं। कल वाली अनुभूति तो कल खत्म, आज वाली अनुभूति के साथ जीना है। आप कभी दूध वाली मिठाई खरीद के लाओ, दूध की खास तौर से, या खोए की बनी हुई खोया, उस डब्बे पे जो अच्छा सा कोई अगर कन्फेक्शनर है, हलवाई है, अच्छी स्तर का, उस डब्बे पे लिखा होता है उसमें नीचे, प्लीज कंज्यूम इट विद इन 24 आवर्स। हम्म। 24 आवर्स तक फ्रेश रहेगी भाई, उसके बाद बासी हो जाएगी। यानी कि उसकी मिठाई की पोटेंसी चेंज हो जाएगी, पोटेंसी। वो ही नहीं रहेगी मिठाई में। वो हो सकता है 3-4 दिन बाद खाई तो अब वो पॉइजन में कन्वर्ट हो चुकी हो, अब आपके पेट का बेड़ा गर्क कर देगी 4 दिन बाद। हम सब लोग बड़े मजे से फ्रिज में रख देते हैं, खराब नहीं होगी। अब उसकी सेल्फ लाइफ है, फ्रिज उसे रोक नहीं सकता सेल्फ लाइफ को। हाँ, कुछ चीजें नहीं होंगी, उसमें फंगस लगने में टाइम लगेगा, लेकिन उसकी जो सेल्फ लाइफ थी वो तो एक्सपायर हो गई ना, चाहे आपने फ्रिज में क्यों ना रख दी हो। फिर भी हो जाती है खराब। हाँ, ज्यादा दिन बाद तो वो भी हो जाती है। फिर आप उसे छुओगे तो चिपचिपी ऐसे तार बनेगा उसमें, ऐसे मिठाई को छुओगे ना ऐसे तार बन जाएगा। अब वो पॉइजन में कन्वर्ट हो चुकी है, हमने कहा नहीं खा लेते हैं, पर हो गया नुकसान। तो इट सेम सेम लाइक योर ज्ञान। एक ज्ञान आज की तारीख में नेक्टर है, अमृत है, वही ज्ञान कल को पॉइजन बन जाता है। है नहीं इंटरेस्टिंग बात? है या नहीं? अजमा के देख लो किसी किसी भी चीज में। तो ताजा ज्ञान और ताजा भोजन, ताजा ज्ञान चेतना को स्वस्थ रखता है, और ताजा भोजन शरीर को। यही कारण है
इन सेशंस के अंदर हर बार ताजा ही खाना मिलता है। कुछ फंडामेंटल चीजों को छोड़कर। श्री माता जी हर बार ताजा देती है। देने से पहले बताती भी नहीं क्या देने जा रही हूं। सरप्राइज, हर बार सरप्राइज, हर सेशन में सरप्राइज कि अच्छा ये कहां से आ गया। अब जरा सोचिए संस्थाधारियों का हाल, कितने साल से बासी खाना खा रहे हैं। सोचिए जरा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा? चेतना उन्नत कैसे हो सकती है, चेतना स्वस्थ कैसे रह सकती है, बताइए। क्योंकि जब भी जाइए आपको वही मिलेगा। वही उनका मेन्यू, वही है, मेन्यू कार्ड से, मेन्यू ही वही है। कार्ड की जरूरत ही नहीं है। हर बार का एक ही मेन्यू मिलेगा आपको। जो घर के लेक्चर अंदर घर वाली के जो अंदर आदत। डेली का मेन्यू बदल जाता है। 7 दिन, 7 दिन होते हैं ना घरों में, मेन्यू सातों दिन का अलग होता है। और ये 40 साल का मेन्यू वही चल रहा है। सोचो। हाँ, क्या बोल रही थी जसलीन? मैं मतलब मैं ये कह रही थी कि जो लेक्चर्स जो लोग देते हैं एक दूसरे को, ये वैसा ही है जिसको हमने आत्मसात नहीं किया। और दूसरी चीज, मानो आपने कोई रेसिपी बनाई नहीं है, बट आपके पास कलेक्शन अच्छा है सब रेसिपीज का, आप वही दिए जा रहे हो, उसमें ना आपका मॉडिफिकेशन है ना इनपुट है ना आपको आइडिया है कोई उस चीज का। और वर्ल्ड में इतनी सारी क्विजीन्स है, सब तो हम्म। हमने टेस्ट भी नहीं की, तो ये वैसे ही है लेक्चर्स का भी, बस दे बिल्कुल। दो बिना उसके कोई एसेंस को टच किए। बिल्कुल। हर रोज का ज्ञान ताजा, वही अपनाना चाहिए। हर रोज का ताजा ताजा ज्ञान जो प्रोड्यूस हुआ है वही अपनाओ। जैसे होता है ना वो पहले जमाने में, अभी भी बहुत से घरों में जो रूरल साइड के घर हैं, वहां डेली मक्खन निकाला जाता है, एवरी डे। वो बिलोया जाएगा, मक्खन निकलेगा। और वो मक्खन सर्व होता है डेली का डेली घरों में। आज भी मैं कुछ घरों को जानता हूं जो रूरल एरिया से संबंधित है। वहां फ्रेश ही मिलेगा मक्खन, डेली फ्रेश। उतना ही निकालेंगे जो कंज्यूम हो जाए शाम तक। अब कृष्ण जी भी तो बेचारे यही बता गए थे, वो ताजा मक्खन ही खाते थे, बासी मक्खन तो बिल्कुल ना खाया उन्होंने। पता नहीं हम क्यों बासी खाते हैं। अब बाजार से अमूल वाला ले आओ, उसमें तो जहर पड़ा हुआ है, प्रिजर्वेटिव पड़े होंगे, पेस्टिसाइड पड़े होंगे। वो हो सकता है वो मक्खन मक्खन ही ना हो, पाम ऑयल को जमा दिया हो, पाम ऑयल को। अमूल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं। मक्खन वाला इसेंस डाल दिया, बाकी पाम ऑयल खिला रहे हो जमा जमा के। जिसे कहते हैं ना कोटोजम, प्राचीन काल में। अगर आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, पीले रंग का आता था एक कोटोजम, बिल्कुल बहुत येलो। है। जैसे हमारे राकेश जी ने टी शर्ट पहन रखी है, ऐसे रंग का होता था वो कहाँ है? अच्छा। कोटोजम। मार्गरीन। मार्गरीन। और वो एक पाम ऑयल होता था, वो भी पीला ही होता था। पाम ट्रीज हैं, वो तो कैंसरस है, कार्सियोजेनिक है। और जितने बाजार में कन्फेक्शनरीज हैं पाम ऑयल ही लगाते हैं। अब सोचो, बाजार से जो सामान खाकर जिंदा है, जो बाजार के हाँ। सामान पे रहते हैं, वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? उनका शरीर तो छलनी हो जाएगा, बाहर में तो जहर खिलाते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारा देश ही ऐसा महान देश है जहां पे जहर खिलाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जेल हो जाए अगर बाहर ऐसा, जैसे हम बाहर खिला हाँ। रहे हैं ना यहाँ पे भारत में, सबको जेल हो जाएगी। वो टेस्टिंग करने वाले आते हैं, चेक करने वाले, उनके हाथों में पहले ही पैसे डाल देते हैं, भैया देख लो। सैंपलिंग करने वाले पहले ही, आते ही आओ जी बैठो, जी बैठो बैठो बैठो। आते ही उन्हें बढ़िया सा खाना पीना खिलाया,
और साथ में कुछ पकड़ा दिया उन्हें, वो ले गए सैंपल। भैया भैया भैया, जो चढ़ावा नहीं चढ़ाते उनकी न्यूज आती है पेपर में। हाँ, वो तो है ही। वो न्यूज भी ऐसे आती है, भाई देखो निकाल दी है, अब आ जाना, बस इतना ही होता है। मतलब मुझे हमारे देश के लोगों पे, मतलब एशेम्ड फील करता हूँ कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं, यानी कि भोजन, उसी में जहर डाल रखा है। कमाल की बात, देखो क्या मॉरल है यहाँ का लोगों का, नैतिकता जीरो हो गई, खत्म। और फिर ये लोग क्या करते दवाइयाँ हैं, फिर ये हमारी सुमेधा बहन के पास पहुंच जाते हैं, जी बहन ट्रीटमेंट कर दो। दवाइयाँ भी तो बहुत नकली मिलती हैं भैया। हाँ, और जो डॉक्टर्स लोग मोटा पैसा लेके ऐसे ही कुछ लोकल कंपनी की दवाइयाँ लिखते हैं, वो असर ही नहीं करता। वही तो, वही तो। अब सुमेधा बहन करती है, अब हम क्या करें, पूरी जिंदगी तो तुमने बेईमानी करी, अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें ठीक कैसे कर सकते हैं हम, सांत्वना दे सकते हैं, करते रहो इलाज। इतनी नकली चीजें, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, मुझे कई बार बड़ा कष्ट होने लगता है यार, यार कहाँ श्री माता जी यहाँ जन्म हो गया। इतने इतने बेईमान लोगों के बीच में जन्म हुआ है कि खाने पीने में ही मिलावट, दवाइयों में मिलावट, जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन सब में मिलावट। कमाल की बात देखो। फिर मुझे लगता है इंडिया में मानव के जीवन का कोई मोल नहीं है, मतलब बहुत घटिया स्थिति है। कोई अगर भी पाकिस्तान में बेईमानी तो है, लेकिन अगर वो पकड़ा हम्म, गया तो उसको फांसी ही होनी है पाकिस्तान में। मतलब फांसी ही हो जाती है पाकिस्तान में, गारंटी से बता रहा हूं। मतलब माना बहुत भ्रष्टाचार है, पर बहुत सारे केसेस आप सुनोगे ना, फांसी की सजा बहुत होती है वहां पे। और बड़े से बड़े चाइना भी पॉलिटिशियन को जेल में, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को जेल में। चाइना भी इसमें है, वो भाई पॉलिटिशियन को भी फांसी होती है। चाइना का तो हाल ही अलग है ना, चाइना को तो हम उस पहले इसमें कैटेगरी में रख नहीं सकते। आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, जेल में डाल देंगे परमानेंट। पता लगा कितनी सजा दी है जी, 120 साल की सजा है, न 200 साल की सजा है, ऐसे लिखे जाते हैं वहां पे। कोई टोल नहीं, लेकिन भारत में अरे हम तो बड़े दयालु हैं, करेजा मिलावट, बहुत दयालु हैं, कुछ नहीं कहने वाले। और फिर जो ऊंचे दर्जे के साधक होंगे ना, कहेंगे हाँ ठीक है भैया, इस युग में तो यही होना था। नहीं, ये कौन है मिलावट करने वाले? अरे ये शैतानों के एजेंट हैं, उनका काम यही है। ये शैतानों के एजेंट है ना ये, जिनका काम है मानवता को नष्ट करना। डेविल्स के, डेमंस के एजेंट हैं ये, नष्ट करने को आए हैं मानवता को, मिलावट करके नष्ट कर लो। सबसे बढ़िया काम है ये तो। अब फिर रोएंगे हाय हमारे जीवन में इतना मुसीबत आ गई, तो आएगी, बेईमानी करो। और मैक्सिमम बेईमान लोगों के जीवन में मुसीबत आनी आनी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें नहीं समझना चाहता कोई, बड़ी बड़ी मुसीबतें तो आनी आनी है, ऐसा कोई रोक ही नहीं सकता। आप एक बार बताओ, कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है, उसे कोई टेंशन ही नहीं होती। आप देखो ना, ईमानदार लोगों को टेंशन कितनी कम है। जो टेंशन नाम की बीमारी है ना, वो झूठे, मक्कार, धूर्त, लोभी, और ये बिल्कुल निम्न चेतना वाले लोग, ये जो नैतिकता से गिरे हुए लोग जो मार देना चाहते हैं, मिलावट करते हैं, इन लोगों को टेंशन मिलेगी। जो बहुत ऑनेस्ट इंसान है उसे आप कभी मिलना, उसे कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज की टेंशन नहीं होती उसे, कुछ करा ही नहीं ऐसा, उसे काय की टेंशन होनी। अब टेंशन वाले फंस गए, आज मैंने बोल दिया। टेंशन का मूल कारण लोभ है, ऐसे समझ लो।
अब एक कुछ धन का लोभ हो गया, तो कुछ रिश्तों का लोभ हो गया, कुछ अपनी अस्तित्व को बचाने का लोभ हो गया। अब रिश्तों से इतना अटैचमेंट क्यों होता है, कोई बताएगा? अब फंसे। सुविधा। हमारे YouTube वाले सुविधा। बेचारे फंस जाएंगे जो वॉच कर रहे हैं इस वक्त, बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं अभी। हाँ, इतना कुछ लोभ अटैचमेंट ही क्यों होता होता है है। इसको? भयानक वाला लोभ, अपना लोभ, अपना खुद का, कि हमारा क्या होगा। सुविधा। है। हमारी बहुत सारी सुविधा जुड़ी है ना उनसे, हमारे एग्जैक्टली। इमोशंस हैं, हमारी फैसिलिटीज हैं, उनसे और कंफर्ट है। अटैचमेंट वाले बड़े गौरव से कहेंगे, अरे हम बहुत प्यार करते हैं उससे। अच्छा, किस लिए प्यार करते हो भाई? चिंता है कहीं ना कहीं अपनी। अगर इसे इसे नहीं जोड़ के रखा तो हमारा क्या होगा बाद में। सुविधा। सही है। वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो कन्वीनियंस है। ऐसे। इस सब कन्वीनियंस का खेल चल रहा है। हमारा क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। वहीं पे ही सारे रिश्ते रिश्ते रिश्ते, जितने जितनी चेपा चेपी रिश्तों में है, उसकी गोंद लोभ की गोंद से ही तो गोंद है लगी हुई है, लोभ की हम्म। गोंद। आई एम सॉरी भाई, क्षमा कर देना मुझे, यहाँ वाले भी ये और सब वॉच करने वाले भी। पर चिंतन जरूर करके देखना, समझ में आ जाएगी कहानी। सच है। और एक उन लोगों को ये भी लोभ होता है सोशल स्टेटस का, लोग क्या बोलेंगे, अपने बच्चे से नहीं बन रही, या अपने घर में आपने ऐसे कर दिया। तो वो जो इक्वेशन दिखानी होती है ना सोसाइटी में, बहुत बड़ा लोभ है ये। अब कि इंटरेस्टिंग खुद। बात यह है कि जो लोग ऐसा बोलेंगे, वो भी तो इसी में फंसे हुए हैं। वो चार इन लोग। वाले लोगों की चिंता कर रहे हैं, तो ये वाले उनकी हाँ। चिंता कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ। भैया, आप आपने एक बार बताया था कि ये सांसारिक रिश्ते जो होते हैं शरीर से जुड़े हुए वो सारे ट्रांजैक्शन बेस होते हैं, गिव एंड टेक। हम्म। हम्म। अब अपने रिश्तेदारों को चिपका के रखा हुआ है, रोज रोज मिल रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं, हाँ जी भाई सब ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। क्योंकि कोई ना कोई काम उनसे निकलवाना है, कोई ना कोई काम डेली बेसिस पे निकलता भी है। तो इसलिए ऐसी गोंद लगी होती है भाई साहब, फेविकोल जैसी गोंद है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, रिश्ता जरा सा दूर ना हो जाए, एक और लगा दो चेप उसमें, जिससे छुट ही ना पाए। और फिर क्या हो रहा है, सोल जो है सफोकेट हो रही है सोल। हाय भगवान, इतने चेपा चेपी में ही तो दम घुट रहा है, सोल का दम घुट रहा होता है, क्योंकि इसमें गुंजाइश ही नहीं है इवॉल्व होने की। सोल को टेंशन हो गई, ये इवॉल्व तो होने का नहीं, अब मेरा क्या होगा। सोल को भी लोभ था कि भैया इसकी चेतना उन्नत हो जाए तो मेरी जान छूट जाए। सोल को भी लोभ है, यार इसे इंस्पिरेशन देते रहो अच्छी अच्छी, मेरा पिंड छूट जाएगा जरा। माँ आदि शक्ति, आपने फंसा दिया मुझे यहाँ। कितने युग बीत गए, मैं वहीं की वहीं, मेरे शरीर, मेरे आवरण बदलते गए, पर मैं वहीं की वहीं हूं, छूट ना पाई। सोल की व्यथा को सुनकर आत्मा भी थोड़ा सा गंभीर सी होके कहा, सोल तू सही कह रही है, माँ आदि शक्ति ने तो मेरी भी ड्यूटी युगों से लगा रखी है कि भाई इसी के साथ रहना है तेरे को। और मैं भी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं मानव की चेतना उन्नत हो, तो मेरी भी ड्यूटी खत्म हो। दोनों ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और उधर से विष्णु जी भी बोल पड़े, महादेव आप भी कमाल करते हो, वरदान दे डालते हो किसी को भी, सारा झेलना मुझे पड़ता है। अब देखो, आपके चक्कर में आपको सृष्टि बनाने की लगी थी,
बार बार मुझे ही जाना पड़ता है जन्म ले लेके यहाँ पे मानव के रूप में। और ये मेरा निखद मानव है, कभी सुधरेगा है नहीं। अब मेरे को खाम खा अच्छी खासी जगह छोड़कर मुझे नर्क लोक में जन्म लेना पड़ता है। विष्णु जी अलग परेशान है। इधर हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं, राम जी कब तक रक्षा करूं इनकी मैं, ये तो रक्षा कराने योग्य ही नहीं है। सब परेशान है बिल्कुल। सबको अपनी अपनी चिंता हो रही है। और ये देवता बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं, माँ कुंडली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी इतने परेशान हैं। हमें भी हजारों साल हो गए ऐसे ही बैठे हुए यहाँ पे। हम भी सोच रहे हैं कब ये मानव की चेतना उन्नत हो और हम भी अपने अपने घर वापस लौटे। नहीं, तो ये सारी समस्या है। देखो जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं, अंदर वालों को भी समस्या, बाहर वालों को भी समस्या। तो भैया ये तो फिर हमारा जो है मतलब अंदर का मदरबोर्ड ही करप्ट हो गया। हाँ, संसारियों का तो मदरबोर्ड करप्ट ही है। जो संसार में चिपके हुए हैं उनका तो करप्ट हो चुका ऑलरेडी। उनके तो सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो गए। मदरबोर्ड ही करप्ट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गए हैं सारे। विंडो ही करप्ट हो गई है। अब नई इंस्टॉल करनी पड़ेगी माँ आदि शक्ति को। तो उन्होंने यही तो काम किया है। जो माँ के चरणों में जुड़कर इवॉल्व होने की तरफ चले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, दोज हु आर विलिंग टू इवॉल्व देमसेल्व्स, उनकी विंडो बदल दी है श्री माता जी ने। और जो लेटेस्ट कॉम्पेटेबल सॉफ्टवेयर हैं वो लोड कर रखे हैं। तो अब जाकर चल रहा है ठीक ठाक मामला ये। लेकिन जो संसारी हैं उनके तो सब करप्ट हो चुके हैं, सब चीज खत्म है। बस वो देखने में पड़ा हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, है कुछ नहीं उसमें। श्री माता जी विंडो ही तो बदलने आई थी। विंडो बदली और फिर इंटरनेट से जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर अपलोड करा दिए। और शुरू वाले बेसिक तो उन्होंने दे दिए उसमें। बाकियों के लिए कह दिया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो तुम नहीं लोड करने हैं अब। बेसिक जितने करने थे दे दिए मैंने। अब बाकी आप अपने इंटरनेट से खोजो, एक्सप्लोर करो सॉफ्टवेयर और अपलोड करो इन पे। साधकों का मतलब क्या है? वही मतलब है कि जो हर रोज नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेते हैं वही साधक कहलाते हैं अपने सिस्टम में। एक टाइम था जब बहुत ज्यादा श्री माता जी के स्पीच को जमा करना, सारे बुक खरीदना, जितने सारे सीडी है, मतलब एक अर्ज रहता था ये भी जान ले ये भी जान ले। लेकिन एक एक टाइम ऐसा आया उसके बाद फिर ना कोई बुक उठा के देख पाए। कितने सारे बुक्स थे, पढ़े हैं बहुत, पढ़ते पढ़ते एक टाइम आया कि सब खत्म हो गया, जैसे हैंग कर गया हो। अब समझ पाए थे इधर कुछ सालों में, मैंने समझा कि हैंग कर गया, मन में जमा करते करते वो हैंग हो गया था। अब जाकर वो सब समझ में आया, क्योंकि जमा कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, एक्चुअली कुछ हो चेतना में कुछ उत्थान नहीं हो रहा है। एक्चुअली स्टोरेज जो थी वो सी ड्राइव में कर डाली तो हैंग तो होना ही था। माइंड इज ए, आप देखो ज्यादातर लोगों की सी ड्राइव फुल हो चुकी, सिस्टम हैंग हुए हैं। अब एक्सप्लोरेशन कैसे होगी? सिस्टम तो हैंग हो गए। ये कहानी हो चुकी है एक्चुअली, डिजास्टर। इवोल्यूशन की सबसे बड़ी बाधा तो यही है, हैंग्ड सिस्टम है ज्यादातर, क्या करोगे? तो ये बारीकियां अगर आत्मसात कर ली तो हैंग नहीं होने देने के सिस्टम को आप।
कोई फाइल डालनी है तो सी ड्राइव को छोड़कर डालेंगे, यानी कि हार्ट में। अब यहां पर स्टोर नहीं किया जा सकता हार्ट में। हार्ट के अंदर तो आपको जीना होगा उसे। हार्ट में जो चीज स्टोर होनी है, जो स्टोर होके जाएगी कॉन्शियसनेस में, उसको जीना है। जियो और उसकी जो चीज प्राप्त हुई है वो आपकी कॉन्शियसनेस में चली गई। ये एक बेनिफिट है इस चीज का। अरे अभी मैंने टीना बहन को देखा था, कहाँ गई? अभी अभी है टीना बहन हमारी यहाँ? है। पूजा भी कुछ कह रही थी ना। अरे हाँ यार, मैं देखो सबका सिस्टम गड़बड़ कर लेता हूँ। हाँ पूजा, बताओ, कुछ कह रही थी, पहले तुम ही बोलो। हाँ, नहीं वो आप वो चक्र के बारे में बोल रहे थे ना कि इवॉल्व जब जब होता है। तो आपने जब ये नया वाले वर्कशॉप के बारे में बताया ना, तो मुझे वो सेंट्रल हार्ट से थोड़ा ऊपर और विशुद्धि से थोड़ा नीचे वो एक जगह इतना ठंडी आया, और मेरे अंदर कुछ तो बहुत लाइक खुशी हो रहा था। मुझे पता नहीं वो आत्मा जीवात्मा क्या है, बट मैं बस देख रही थी अंदर कौन है ये जो इतना खुश हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रही हूँ क्या, लाइक पता नहीं क्यों, और बीच में ऐसे कूल हो रहा था। वो वो चक्रा कौन सा है वो पता नहीं, बट कहीं बीच में ये दोनों के बीच में हो रहा था। और जब जब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कभी कभी, तो ऐसे तीनों भी हार्ट से थोड़ा ऊपर तीनों भी कूल होके होता है, बट मैं किसी को बताऊंगी तो पता नहीं वो चक्र है क्या है वो। तो मैंने सोचा अब मैं पूछ लूं। चक्रों पे बैठे हैं देवता। देवता बैठे हैं ना। हम्म। अब सुन सुन के वो खुश हो रहे हैं, क्यों? उन्हें वो उम्मीद जाग गई कि भाई अब हमारी ड्यूटी खत्म होने जा रही है, इसलिए खुश हैं। जैसे बॉर्डर पे जो पोस्टेड है, उसने अप्लाई कर रखा था भी छुट्टियां दे दो। 1 साल निकल गया, छुट्टियां जो है अप्रूव नहीं हुई। तो अचानक उसके हाथ में छुट्टी अप्रूवल का, 1 महीने की छुट्टी का अप्रूवल आ गया, तो खुश हो गया। अरे भाई, खुश हो गया कि भाई अब छुट्टी पे जाने वाला हूं मैं। तो जितने देवी देवता हैं जो इवॉल्व होने लग रहे हैं लोग, उनको अब उम्मीद जाग गई है कि यार इतने युगों से ड्यूटी पर थे हम, अब जरा छुट्टी मिल जाएगी। जो खुश हो रहे हैं तो फिर बढ़िया बढ़िया एनर्जी आपको दे रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ देयर हैप्पीनेस। एनर्जी जो बढ़ रही है या इस तरीके की फीलिंग आ रही है, तो वो खुश है, दे आर हैप्पी। इसलिए हो रहा है पूजा। अब इनको बारीकी से ना, जैसे कभी कुछ होने लगे अंदर, शांत होकर आप देखो बस, खाली क्या हो रहा है, और बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, माइंड से एकदम ब्लैंक। जब ब्लैंक होकर ये जो अनुभूतियों को देख रहे होगे, आप फील कर रहे होंगे, तो खट से इसका ज्ञान आपके हार्ट में अचानक से आ जाएगा कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है, ये वाली बात है। तो डिकोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, डिकोड केवल हार्ट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता डिकोड। किसी चीज, किसी भी और क्षेत्र में डिकोडिंग की क्षमता नहीं है, लेकिन हार्ट इस चीज में एक्सपर्ट है। और वो कब कर पाएगा? जब आप ब्लैंक होंगे। हाँ, मैं डिकोडिंग ब्लैंक केवल थी तब तक। हाँ। डिकोडिंग केवल ब्लैंक स्टेटस में ही हो सकती है, जब आप शून्य हो, विचार शून्य, तभी डिकोडिंग हो सकती है। अब बहुत से कहे वो फालतू, वो चूंकि वो होते ही नहीं शून्य, उनसे डिकोडिंग होती ही नहीं, तो उन्हें कहाँ से समझ में आएगा कुछ? कोई रट्टा मारने से थोड़ी पता लगेगा। ठीक है, एक आर्टिकल श्री माता जी ने लिखवा दिया डिकोडिंग का, उसको भी रट्टा मारने से कोई लाभ नहीं है ना। एक उससे एक वेग आइडिया मिल गया आपको, एक आइडिया मिल गया है कि अगर ये होने लगे तो ये तब मैचिंग होगी, तब रेजोनेट करेगी, पर हो तो रहा नहीं है। हमने बस उसे रट्टा मार मार के डाल दिया अपने माइंड में, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं कई बार देखता भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखी है बहुत सारी चीजें।
बहुत सारे फेसबुक पे मैं देखता हूँ, जो कुछ लोग कभी आर्टिकल लिख देते हैं, तो मैंने कहा अरे यार ये तो पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर मारी। उन्हें लगता है ये वाली स्टाइल अपना लेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, ऊब होने लगती है। तभी तो मैंने पहले कहा था ना, ऊब होती है ना, क्योंकि उसमें रस नहीं है अनुभूति का, उठाया हुआ है माल, किसी और से उठा के कहीं और दे दिया। बहुत से लोग तो पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा कर इसी चीज में लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर डाले। तो कैसे? उसमें रस अपना तो है नहीं ना, हो जाएगा लेकिन रस तो हो। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है पूजा। हाँ टीना बहन, जय श्री हाल माता जी भैया। सुनाइए, क्या हाल चाल है? भैया बिल्कुल ठीक है। आपके क्षेत्र के लोग शांत हो गए? अब तो कुछ लिख नहीं रहे, मैंने लास्ट में लिख दिया था भाई, आपका अधिकार छीन लिया जाएगा यहाँ लिखने का, फालतू की बातें लिखेंगे तो। उसके बाद लिखना बंद हो भैया गया। अब शांत, शांत है, शांत है। शांत है। शांत है भैया। उनका पता है क्या हुआ? फूड हाँ जी पॉइजनिंग भैया। हो गई उन्हें, फूड पॉइजनिंग। पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, मुझे तो घबराहट हो रही थी उनके मैसेज पढ़ पढ़ के। अब फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, जो पेट में होता है सब बाहर निकल आता है। अब उसमें बैड स्मेल कितनी होती है आप देखो ना, जो बाहर आएगा निकल के, उसमें कितनी गंदी बदबू होती है। भैया 2 साल पुराने मैसेज जो मुझे याद भी नहीं कि मेरी यात्रा में ये हुआ है, वो भी लिख डाले। अभी तो बोला स्टोर आज। करते हैं ना, अभी तो बोला माइंड में स्टोर रखते हैं। हाँ, बिल्कुल तो, सही है भैया। तो केस था उस दिन, फूड पॉइजनिंग का केस था। अच्छा है, वो फूड पॉइजनिंग हो गई, जितना अंदर का कचरा था सब बाहर निकल गया, चलो राहत मिल गई होगी। हाँ जी भैया। शायद मुझे भी थी थोड़ी सी प्रूफ। मैंने भी कचरा निकाला वहां पर सारा। जो 2-3 साल में मैं नहीं बोली ना, वो वर्कशॉप में बोला उनके लिए मैंने, कि जो मैं अंदर फील करती थी उनके सामने कभी नहीं बोली, और वहां पर जाकर बोला कि उनको भी पता चले भी आप क्या कर रहे हो। आपका निकलवाना सीमाता जी को था, क्योंकि आपके कचरे निकलने से आप ही के क्षेत्र की जगह की बात नहीं थी वो, ये घटनाक्रम ज्यादातर सभी क्षेत्रों का है, सभी जगह का है, ऐसी सेम हाल है। तो आपके हाँ जी। जरिए सब जगह मैसेज गया है ये, कि भाई ये हरकतें बंद कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब माँ के सामने आप बैठोगे, माँ के सामने मतलब निराकारा से जैसे ही कनेक्ट होंगे, तो बेनिफिट क्या है? जो जो भी कंटेमिनेशन है वो सरफेस पे आना ही आना है। हाँ जी भैया। हाँ जी मतलब भैया, जो आपकी, आपने। आपका सिस्टम डिटॉक्स हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हाँ जी। चलाओ उस दिन ये। और आपके अब देखते, है भी। और आपके डिटॉक्सिफिकेशन की प्रतिक्रिया उनके डिटॉक्सिफिकेशन से हुई, बाद में उनका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। हाँ जी। हाँ जी भैया। अब बेचारा उनके पास भी कुछ कहने को बचा नहीं, और आपके पास भी कुछ कहने को नहीं बचा, हो गए ना दोनों डिटॉक्स। हाँ जी भैया। मगर वो मुझे आज भी नफरत की तरह ही देखते हैं भैया। नफरत? वो आपसे नफरत थोड़ी की तरह नफरत देखते हैं। करते हैं, वो अपने से करते हैं नफरत, आपसे थोड़ी नफरत कर रहे हैं वो, खुद से कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है ये। ओके भैया। अब खुद की नफरत को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो दूसरे को दिखा दो, दूसरे को दिखा दो इससे नफरत करते हैं। हकीकत तो उल्टा होता है ना बिल्कुल। हाँ जी भैया। अब ठीक है आप?
हाँ जी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ भैया, मौज में हूँ। मौज में हो। टीना बहन के लिए मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं। सुनाओ सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो जागृत चेतना हूं, पत्थर को मोम कर दूं। बिल्कुल, हमारे अजय भाई के माइंड में सारे फीड हैं गाने। बटन दबाते ही निकल आते हैं सारे। क्योंकि पुराने गाने होते भी बड़े सॉलिड थे ना, एकदम अंदर अंदर बैठ जाते थे वो। भाई, मीनिंग होते थे उनके, ऐसे ही नहीं थे, खाली पीली नहीं होते थे वो मीनिंग होता था उनका। आजकल के तो इतना वाहियात है, मैं तो सुनता ही नहीं आजकल के गाने। एकदम वाहियात, हम्म। कूड़ा, एकदम कुछ नहीं है उनमें। दो चार को तो कहता नहीं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो कूड़ा कचरा आ रहा है। अब कोई कहे भाई कूड़ा कचरा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग कूड़ा कचरा हो गए, उन्हें कूड़ा कचरा ही पसंद है। अब देखो, आज से 30-40 साल पहले के जो, 50 साल पहले के पैदा हुए लोग हैं, उनका खान पान कैसा है, और जो आज के बच्चे हैं उनका खान पान कैसा है। आज के बच्चे तो कूड़ा ही खाते हैं, और जो 50 साल पहले पैदा हुए हैं वो ढूंढेंगे भाई चीज सही है ना तब खाएंगे। ज्यादातर लोग कूड़ा नहीं खाते। तो हाल क्या है कि कूड़े की ही आवश्यकता है आज की तारीख में, इसलिए कूड़ा ही आ रहा है। गानों के रूप में भी कबाड़ कूड़ा कचरा सब आ रहा है उसमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है। लेटेस्ट जो जनरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट यही है। ऐसे ही एक जो, कदा जी जी एक सर कदा जी। एक कदा गाना टीना जी तुझे भी लिख दो, ताम मिठाई भी आ जाएगी उससे। क्या क्या बोला? मैं कह रहा हूँ एक आधा गाना टीना जी भी लिख दे, मिठाई आ जाएगी बीच में। मिठाई। आ जाएगी। सही बात है। ताजी वाली की बासी? नहीं नहीं, यहाँ से तो जितनी निकलेगा ताजा माल अच्छा, निकलेगा। यहाँ की बात ये कर रहे हैं तो हम। अच्छा। जितना ग्रुप ये बैठा हुआ है, ये सारा ताजा माल निकालने वाले, ताजा ताजा खोया बनाते हैं ये लोग तो। फ्रेश। फ्रेश। अच्छा, आप लोग ताजा बनाते हो, ताजा बांटते हो, तो बहुत सारे यूट्यूब वॉचर्स को आश्चर्य भी बहुत होता है। बहुत आश्चर्य होता है। जितने क्रिटिक हैं वो सब देखते हैं, ताज्जुब की बात देखो। फॉलो करने वाले भले ही ना देखें, क्रिटिक जरूर देखते हैं इन्हें। पता नहीं कौन कौन सी मटेरियल, क्योंकि असर उनके अंदर भी हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ अपने ये पता नहीं है कि अगला सेंटेंस कहाँ से आना है और कहाँ जाएगा, तो वो तो मतलब बिल्कुल ताजा है ही है ना। ये भी नहीं बिल्कुल, पता कि अगला सेंटेंस जो हम बोलने जा रहे हैं या यहाँ पे आने वाला है वो क्या है। तो इसका मतलब तो बिल्कुल ताजा ही माल है ना इनका सब। आपको याद होगा एक समय ऐसा आया था, सस्पेंस मूवीज बनती थी, बहुत सस्पेंस मूवीज। हम्म। याद आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें दर्शक देख लास्ट तक सोचते थे यार कातिल कौन है। जिस पे शक हो वो कातिल नहीं निकलता, उसका मर्डर हो जाता है। फिर सोचते हैं यार ये कातिल होगा, वो भी नहीं निकलता। तो मतलब लास्ट में जाके पता लगता है अच्छा ये है इसका सस्पेंस। जिसे बोलते थे सस्पेंस थ्रिलर। सस्पेंस थ्रिलर। तो कुछ हाँ ऐसा सा ही कुछ ये प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। सस्पेंस एंड तक ही बना रहता है, पता नहीं क्या आने वाला है। नहीं, कहाँ से बिल्कुल निकल के आएगा, कहाँ जाएगा, ये भी नहीं पता। और इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मुझे लगता है एक शब्द भी छूटे नहीं, एकदम ऐसे खुले रहता है दिमाग हम सब। तभी यहाँ तो हर मजा। हफ्ते नई पिक्चर रिलीज होती यहाँ हर हफ्ते नई पिक्चर रिलीज होती है। और जिसका क्या ट्रेलर बात। भी नहीं देखा होता। हाँ बिल्कुल। हम्म। ऐसी पिक्चर है जिसका ट्रेलर भी कभी नहीं दिखाया गया कहीं से कहीं तक भी। और जो हीरो हीरोइन है उनको ये नहीं पता मैं इसमें बोलना क्या है मेरे को। ये बात भी और सही है। कुछ एपिसोड है, और ऊपर कुछ से एपिसोड आता ऐसे है और होते हैं ऊपर जो तो रिलीज हो वहीं से जाते हैं। सोर्स से आता है और जो है वहीं से डिलीवर होता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका पता ही नहीं है किसको किसको क्या आएगा रोल, पता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, हाँ। यही तो सस्पेंस है। और जिसके जरिए होना है उसको भी नहीं पता होता।
कमाल की बात देखो। बस एक जैसे चीज फिक्स है। जैसे इनकम टैक्स की रेड होती है, कभी कभी आपने देखा हो, ऑर्डर निकलेंगे बंद लिफाफे में, और बस बताया जाएगा वहां पहुंच जाओ। वहां पे जो पहुंचेंगे, वहां से पता लगेगा कि वहां पहुंच जाओ। तो कई जगह तक सूचनाएं जाती हैं, तब तक उन्हें किसी को पता ही नहीं है जाना कहाँ है। वो कहेंगे अच्छा उस चौराहे पे आ जाओ, वहां वेट करो अगले ऑर्डर का। वो चौराहे पे पहुंचते हैं, उसके बाद आ जाता है वहां वाली गली तक पहुंच जाओ। अब ये नहीं पता कौन सी वाली गली में जाना है। फिर उस वाली गली में पहुंचा देते हैं, अच्छा कौन से घर में जाना है ये भी नहीं पता। तो बिल्कुल लास्ट में ऑर्डर आता है कि ये वाला घर में चले जाओ। ऐसे ही यहाँ का हाल है। यही कारण है कि मजा भी इसलिए आता है, पता नहीं क्या चलेगा आज, मालूम नहीं आज का क्या एपिसोड रहेगा। जसलीन, लास्ट है ये, एक्सटेंशन नहीं भैया होगा। सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि पिक्चर किस डायरेक्शन में जाएगी, किस कलाकार को क्या रोल देना है। हाँ तो डायरेक्टर तो हमारे संपर्क में है ही नहीं ना। मतलब हम उनके संपर्क में है, पर जैसे उन्होंने हमें अपने संपर्क में रखा हुआ है, हम उनके संपर्क में नहीं है। भाई उन्होंने ही कमांड दे रही है ना, हमें मालूम ही नहीं। हम्म। उन्होंने तो हमें मोबाइल दे रखा है, और वो वन साइडेड मोबाइल है। आप उसमें आउटगोइंग कॉल नहीं है, उसमें इनकमिंग है बस। बात ये है, इनकमिंग कॉल है, आया और यहाँ पे आ गया बस, और क्या है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। वी आर जस्ट द पपेट्स। हाँ जी। वी आर जस्ट द पपेट्स। नहीं, पपेट्स तो नहीं कह सकता, अब नहीं कह सकता। जो प्रारब्ध से बने हैं वो पपेट्स हैं प्रारब्ध की। हम पपेट्स नहीं है। हम तो उनके बच्चे हैं यार, कहाँ पपेट्स हो गए। हमारे को उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है, इंडिविजुअल फ्रीडम दे रखी है उन्होंने, कि आपको किस तरीके से क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो। हम पपेट्स नहीं है। जो इवॉल्विंग सोल्स हैं उनको पपेट्स की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि फ्रीडम के साथ हैं, इवॉल्व हो रहे हैं फ्रीडम के साथ में, अपनी पूरी संज्ञानता यानी कि पूरी एक्नॉलेजमेंट के साथ में। पपेट्स नहीं है। बहुत से कहते हैं भगवान मैं तो आपका दास हूं। भैया हम दास नहीं है, हम तो बच्चे हैं। अब दास के साथ क्या जुड़ा हुआ है पता है? वाई दास इज देयर? उदास। हाँ, डिमांड। एग्जैक्टली डिमांड। exactly. कटोरा हाथ में है, वो कहेंगे मैं तो दास हूं, कटोरा है ना चूंकि। हमारे हाथ में कटोरा नहीं है, हमारे हाथ में बैग दिया है माँ ने, ये बांट देना। अंतर है। राकेश जी, हम पपेट्स नहीं हैं। ये कोरिलेशन है प्रारब्ध से प्रभावित लोगों का, वो पपेट्स हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल फिक्स है, कोई अल्टरनेशन नहीं होना, कोई बदलाव नहीं होना। लेकिन जो इवॉल्विंग है वो तो हर रोज बदलाव होना है, उनका कोई प्रोग्राम फिक्स है ही नहीं। उनका तो प्रोग्राम डिवाइन ने भी फिक्स नहीं कर रखा भाई, क्योंकि डिवाइन ने कैलिबर के आधार पे रखा हुआ है। उनके हिसाब से जो कैलिबर इनका होगा वैसे ही होगा, फिक्स नहीं है। लेकिन प्रारब्ध से प्रभावित जो है, प्रारब्ध के जो अधीन है, वो बिल्कुल फिक्स है। वो कह सकते हैं हम पपेट्स हैं। छाया बहन, वारिस आपने लिख तो दिया, महसूस किया? अभी तो बोला था मैंने, अच्छे अच्छे शब्द हम, बड़े अच्छा लगता है सुनने में। क्या हम हैं उधर? बच्चे जरूरी नहीं कि वारिस हो, याद रखना। वारिस वही होता है जो एलिजिबल एलिजिबल। होगा।
माँ बाप एक नोट और लिख के चले जाते हैं वसीयत में। वसीयत में कुछ लिखा होता है बच्चों के लिए, सारे बच्चों को सारी संपत्ति नहीं मिलती है। और कभी कभी माँ बाप लिख के जाते हैं किसी को मत देना, ट्रस्ट में दे देना। तो हमारे लिए गारंटी नहीं है कि हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए, एलिजिबिलिटी है तो ही कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भले ही कितने वारिस होते रहे, माँ ने हमें, हम कहेंगे माँ, माँ हमारी माँ है, माँ है, माँ है, ठीक है, पर वारिस हैं हम या नहीं, ये नहीं मालूम। वारिस होने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। मेरा तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जितने भी मेंटल जो एक पड़ा हुआ है अंदर कचरा, इसे बाहर फेंक दीजिए उठा के, कोई फायदा नहीं। ये आपकी अवेयरनेस को डिस्ट्रैक्ट करता है। अंदर झांक के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी असली चीज, कि वारिस होना एक अलग चीज है, बच्चा होना एक अलग चीज है। बच्चा तो है माँ बाप का, पर वो वारिस नहीं है। वारिस होने के लिए तो उनकी इच्छा है माँ बाप की, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम वारिस हैं या नहीं। क्या पता जी, हम तो सोचे बैठे थे हम वारिस थे। उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि मेरे बच्चे नालायक हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मेरी सारी संपत्ति फला जगह दे दी जाए। ऐसा भी देखा है ना आपने कई बार। हो सकता है हम नालायक हो माँ आदि शक्ति की निगाह में, पिताश्री की निगाह में, तो काय को देंगे हमें वो सारी चीजें। तो ये जो तथाकथित शब्द होते हैं ना, अवॉइड इससे, डिस आपको लाभ नहीं होने वाला इन बातों से। अगर आप वारिस हैं, आपने लिखा है, क्या आपने फील किया अभी तक? क्यों छाया बहन, बताइए। डिड यू एवर फील दिस कि आप वारिस हैं माँ आदि शक्ति की? बताइए। उस राह पे तो है भैया, उस राह पे तो है। किसने, कैसे पता? हाउ डू यू नो? कैसे पता? बताइए कैसे पता? आपको जो अनुभव हुआ है उससे तो पता लगेगा कुछ ना कुछ। ऐਵੇਂ ही थोड़ी कि मान लिया हमने हम वारिस हैं, ऐसे ही बस माँ ने आत्म साक्षात्कार दे दिया तो हम वारिस हो गए, नहीं। या हम मान लीजिए हमने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो हम वारिस हो गए, नहीं। सर्टेन सिम्टम्स शुड बी देयर, सर्टेन सिम्टम्स। अब सुमेधा बहन के पास पहुंच जाए कोई पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर है, वो कहेंगे कैसे पता तुम्हें कैंसर है, रिपोर्ट है? नहीं जी। क्या हो रहा है? अजी ऐसे हो रहा है। कैसे पता है कैंसर है? दर्द कैंसर का हो जरूरी थोड़ी है। गूगल में देखा है। यस, यू आर राइट। तो हमारे तथाकथित सहजी वो यही तो करते हैं। बड़ी बढ़िया 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 शब्द हमने इकट्ठे कर रखे हैं अपने पास में, हमने फट बोल देना गूगल में देख के कि हाँ हमारे पास गूगल से मिला हुआ है सारा। छाया बहन फील मत कीजिएगा, मैं आपको लेकर, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, खाली आपसे बात नहीं कर रहा। जो यूट्यूब पे ऐसे ही मान के बैठे हुए हैं ना, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग तो एक माध्यम बन जाते हो ना वो सारे मैसेजेस पहुंचाने का। तो हम अगर कहते हैं बारिश है, कोई सिम्टम्स तो होने चाहिए हमारे अंदर। क्या हमने टेस्ट कराई, क्या उसके जो कैंसर के लक्षण बताए गए क्या वो मैच करे हमारे से? तब तो हम कहें कि हम वारिस हैं, या हमारे को कैंसर है, या हमको एब्सिस है, या हमको क्या कहना चाहिए कि सिरोसिस है।
हमने खुद ही ऐसे ही पढ़ पढ़ा के यूट्यूब पे देख दाख के डिसाइड कर लिया और मान बैठा हमारे तो। और डॉक्टर साहब को कह नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम है, उनको बता रहे हैं डॉक्टर साहब हमें तो कैंसर है। अरे भाई तुम डॉक्टर के पास गए हो, अपनी तरफ से क्यों डिसाइड कर रहे हो, उसको चेक तो करने दो। डॉक्टर वो हैं, उनके पास सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उस आधार पे ही वो कहेंगे कि क्या है आपको। लेकिन आपने यूट्यूब पे गूगल पे पढ़ पढ़ा के खुद ही एक अपना डिसाइड कर लिया। दिस इज एब्सर्ड। ऐसे तो पूरे विश्व में भरे पड़े हैं ये सब मानने वाले। विश्व जा किधर को रहा है देखो तो सही आप। मैं आम विश्व का यहाँ मतलब आम लोगों से नहीं है, संसारियों से। मैं संसार के अंदर बैठे हुए तथा कथित आत्म साक्षात्कारी लोगों की बात कर रहा हूं। पढ़ पढ़ के खुद ही मान बैठे हम ऐसे हो गए ऐसे हो गए। मेरे को बड़े सारे लोग टकराए ना, किसी ने कहा मेरे अंदर तो श्री माता जी आके बोल जाती हैं बोल जाती हैं वहां आके। हाँ वो आती हैं, बस वो बोलना शुरू कर देती हैं। मैंने कहा माँ को आप ही मिले हो बोलने के लिए। माँ मान तो लूं चलो आ गई, पर आपके कुछ लक्षण तो दिखने चाहिए। ऐसे कई लोग मिले। और एक तो एक एक दो तो ऐसे थे जो भविष्य बताते थे, किसी भी शहरी का भविष्य बता देंगे। अच्छा जी कमाल है, अपने आप ही फटाफट बता दिया। बड़ा ऐसे। बाद में उनकी ऐसी हालत खराब हो गई जिंदगी में, वो तो ऐसे हो गए सहज से ही दूर हो गए वो तो। भविष्य वक्ता सहज के। और कुछ है नीम हकीम खतराए जान, ऐसे हैं सहज में। कोई सहजी ने पूछा ये, अच्छा अच्छा ये हो गया, तुम इसे ऐसा कर लो। अरे भगवान, डॉक्टर झटका भी बहुत है वहां पे, ऐसे सहज के डॉक्टर झटका किसी को कुछ भी बता देंगे। और सुनने वाला भी महान आत्मा है, वो उनकी बात को सच मान लेता है बिना ये समझे। भैया क्या होगा पता नहीं। पता है ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? कोई असेसमेंट मत करो किसी का, अपना असेसमेंट करो बस खाली। कहाँ पे बैठे हो, क्या हो रहा है। अच्छा कोई आपसे शेयर भी करता है तो फीलिंग्स के अनुभूतियों के आधार पे बातचीत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद ही अपना पढ़ रखा था माँ का एक लेक्चर घूम रहा है ऐसे करके फ्लोट कर रहा है माइंड में, और जैसे ही किसी ने कहा फट उसे बता दिया ये हो रहा है तुम्हें खाम खाम। एम ही मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे जहाँ सेंटर बना रखे हैं वो ठीक ठाक करने वाले, वहां सालों साल से एक ही विधि चल रही है, सालों साल से। अच्छा कोई बेचारे बड़ी उसमें जाते हैं कोई ठीक हो जाएंगे बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। उन कई लोगों ने बताया ना मेरे को, वापस आके वही ढाक के तीन बात, क्या फायदा। क्योंकि जो कराने वाले हैं, जो इलाज करना कराने वाले हैं, उनके पास सेंसिटिविटी को डिकोड करने की क्षमता नहीं है। ज्यादातर लोगों पे क्षमता ही नहीं है। वो सिम्टम्स पूछते हैं हाँ जी क्या हो रहा है, पूछा। जैसे होम्योपैथिक वाला डॉक्टर होता है ना, पढ़ता है खूब पढ़ता है खूब पढ़ता है खूब पढ़ता है। उसके बाद कोई मरीज आएगा उसे ऐसे हो रहा है तो अच्छा कहेगा ये वाली ले लो, ये वाला टिंचर ले लो, मदर टिंचर ले लो। तो वो पढ़ पढ़ के उसे पता लगा है। लेकिन ऐसे ही हमारे जो ठीक करने वाले हैं ना सहजी, वो जो ट्रीटमेंट करने वाले, उनके पास भी कुछ नहीं है। अगर सेंसिटिविटी है आपके पास, आपके पास कोई आया तत्क्षण आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप ट्रीटमेंट बताओ ना। सिस्टम पे तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा, बस उन्होंने पूछा ऐसे हो रहा है चलो भाई ये खा लो, ऐसे हो रहा है ये खा लो। कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक में एक चीज तो बहुत अच्छी है, कम से कम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं पहले, स्कैनिंग की टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट लेके आओ ये देखो तब जाके देख दाख के होते हैं। हाँ कुछ अच्छे होम्योपैथ हैं जिनको तजुर्बा हो गया
कि पहले कुछ पेशेंट पे R&D की थी, उसके आधार पे उन्हें ये लग गया कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। लेकिन कोई टेस्टिंग का प्रोसीजर तो होना चाहिए ना आपके पास, कोई सॉलिड टेस्टिंग का प्रोसीजर तो हो। आपके आपके पास कोई बात कर रहा है आपसे आके, आपके सिस्टम में ये वाली कैपेबिलिटी तो हो कि उसको सेंस कर सके, तब आप उसको कुछ बता दो, तब तो समझ में आए बात। तो नीम हकीम खतराए जान और डॉक्टर झटका बहुत सारे हैं सहज में। भैया सहजियो बच के रहना डॉक्टर झटकाओं से। और ये नीम हकीम टाइप के जो सहजी है ना, तो कुछ भी बता देते हैं ट्रीटमेंट, से बच के रहना। आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ना हो जाए तो बात रही, अगर ये ऐसी फॉलो करते रहे। आपके पास सारा ज्ञान आपके अंदर है, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, अपनी आत्मा के साथ जुड़ो, शून्य हो जाओ, आपको तुरंत समझ में आएगा कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है। तो यही मेरे को कहना था। पता नहीं आज का सेशन कहाँ से आया और कहाँ को गया, पता ही नहीं चला। ये भी अजीब सी फिल्म है, इसकी कहानी का ही नहीं पता, कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे एंड होगी ये भी नहीं पता। और ना ये इस फिल्म में ये भी नहीं होता टू बी कंटिन्यूड, हर बार कंक्लूड एंड हो जाता है, फिर कंटिन्यू भी नहीं होता। ये भी एक खास बात है, सीक्वल नहीं बनते इसके। धूम 2, धूम 3 सीक्वल है ना सारे, ये कुछ नहीं है। हम्म। जो भी है एक बार में इनके पार्ट हो अच्छा जाएंगे, है। एक दिन के पार्ट तो बन सकते हैं ड्यूरेशन के आधार पे, लेकिन सीक्वल कोई नहीं है इस फिल्म का। तो आज की फिल्म आनंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत अब बहुत कुछ कुछ ये इंटरेस्टिंग शब्द था। सुन लेंगे कुछ हमारे तथाकथित फिल्म वाली, कहेंगे लो अब ये फिल्मों की बातें करते हैं, क्या करा रहे पता नहीं यहाँ पे। क्योंकि 2-4 शब्द सुने और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बहुत सही आपने कहा। ये जो अभी आपने कहा है ना, यही हो रहा है। कभी कभी जब खुले, लोग यूट्यूब निकाले और लग गया उसमें से 4-5 2 मिनट 5 मिनट का देख लिया और पूरा धारणा कंक्लूजन पे आ गए। मुझे पता चला है ऐसा। मैं हंस देती हूँ भैया, जो दाना बना के रखना हमें क्या लेना है। और अब तो अफसोस की बात पता है क्या है भाई, यूट्यूब देखने वाले सहजियों, एक अफसोस की बात यह है कि जिस स्तर पे अब बातें हो रही हैं, माइंड से तो नहीं समझ में आएंगी किसी को। अगर आप सवाल नहीं चेतना है। स्तर को उन्नत कर लोगे तो ये वाली बातें कुछ पल्ले पड़ेंगी, वरना तो रहने दो, मत देखना, अब देखना बंद कर दो। अब नहीं समझ में आएंगी आगे की कहानियां। हाँ, जो लोग तो इनके साथ साथ उन्नत हो रहे हैं, इनके साथ साथ उन्नत हो रहे हैं, उनको समझ में सारी आ रही है बातें, और उन्हीं बिल्कुल के आती है। लिए। और साथ में हम लोग ये चीज भी देख रहे हैं सिस्टम पे, हमारा कंटिन्यू कई बातों पे वैक्यूम आ रहा है, कई बातों में फ्रीक्वेंसी बहुत तेज आ रही है संस्कारों पे। ये हम लोग कंटिन्यू फील करते रहते हैं बात करते टाइम। एग्जैक्टली exactly। तो ये जो हम लोग समझ रहे हैं, ये ऐसे ही सुन के समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे भी मन में स्टोर करने से कुछ होगा नहीं। और एक बात और ये जो है कि इसमें ऐड होने वालों की तपस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि जितने सेशन बढ़ते जाएंगे उसमें वर्कशॉप के, उतनी ज्यादा हम्म, वीडियो से गुजरना पड़ेगा। तो आने वाले समय में तो ऐड होना ही मुश्किल होगा। एक और चीज भी है भैया कि जैसे जैसे हम जितना जुड़ रहे हैं या सुन रहे हैं, डिजायर और भूख बढ़ती जा रही है, टू नो मोर, टू ग्रो मोर, ये है। आइंस्टीन ने एक बात कही थी ना, कि जितना मैं जान रहा हूं मुझको लग रहा है मैं अभी कुछ भी नहीं जानता। और यही ट्रुथ है, दिस इज ट्रुथ एक्चुअली। जितना जानते जाओगे उतना अज्ञानता नजर आएगी कि यार अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। यही सत्य है। अगर ये फीलिंग आती है तो सर्वोत्तम है। और जो संतुष्ट होके बैठे हुए हैं उनका तो बस कांड हो चुका, खत्म, फिनिश। मेन स्ट्रीम से हट चुके हैं, उन्हें रिवर की धारा ने बाहर पटक दिया है, किसी गड्ढे में पड़े हैं।
जैसे कई बार बरसात में ओवरफ्लो होती है रिवर, पानी फैल जाता है, किनारों से भी बाहर निकल जाता है, तो कुछ गड्ढे होते हैं किनारों के आसपास, पानी उसमें चला गया, रिवर 1-2 दिन में वापस अपनी स्ट्रीम में आ गई, मेन स्ट्रीम में आ गई वो। अब वो गड्ढों में पानी है, बस समझ गए ना बात आप। हम्म। बदबू देगी। जगह जगह उन्होंने गड्ढों नदी का में पानी मिलने आपको की मिलेगा। कोशिश हाँ जी। नदी में मिलने की कोशिश छोड़ दी उन्होंने। छोड़ दी वो, वो जा नहीं सकते उसमें अब, छूट गए। कैपेबल नहीं है। क्योंकि संतुष्ट हो गए ना। कोशिश करते तो थोड़ा अपना गड्ढे के अंदर थोड़ा बीच में नाली सी बना लेते तो मिल जाते फिर दोबारा। उन्होंने कोशिश ये किया, हमने बहुत कहा भैया हो बहुत गया। बड़ी बहुत बहुत बड़ी चीज है ये वाला। आज जो सेटिस्फैक्शन वाला बात कही ना, हर के लिए, एक साधक के लिए सबसे बड़ा हार्मफुल है ये चीज। मतलब आप खत्म नहीं कर रहे हो खुद को, आप ना उधर के रह जाते ना इधर के रह जाते, जैसे ही सेटिस्फैक्शन आ जाता है। बिल्कुल सही। खोजियों के लिए, सत्य के खोजियों के लिए संतुष्टि सबसे बड़ा खतरनाक जहर है। इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। संतुष्टि संसार में होनी थी, यहां हम्म। संतुष्टि करके बैठ गए। उल्टा। भाई संतुष्टि जो होनी चाहिए थी वो संसारिक चीजों के लिए होनी चाहिए थी। हाँ प्रभु जो दे दिया बढ़िया है, उसमें तो महत्वाकांक्षी हो गए और इधर संतुष्ट हो गए। संसार के प्रति सबसे महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और इधर संतुष्टि हो गई। हो गया ना बिल्कुल उल्टा पलटा। पर एक चीज और भी है कि सांसारिकता को हम स्केल पे नाप सकते हैं। कि जैसे हम पहले सपोज करो सांसारिकता में 100% असंतुष्ट थे, अब हम 99% संतुष्ट हैं। पर इस लाइन में आध्यात्मिकता का कोई स्केल नहीं है। लगता है कि अभी और गहरा जाना है, और गहरा जाना है। कोई परसेंटेज नहीं है इसका कि हम कह दें कि हम स्केल पे पहुंच गए। वहां जैसा लगेगा कि अनंत का एक छोर पकड़ा है बस, अनंत के क्योंकि इसको आनंद छोड़ का तो लगता है कि रहा है। हम तो अभी तो कुछ कहीं नहीं पहुंचे, अभी और जाना है, और जाना है, और जाना है। एक बार शायद मैंने बताया था ना, मेडिटेशन इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। हम्म। अंतहीन। अगर इसमें कुछ पकड़ना ही है तो इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को पकड़ लो बस। अब गाड़ी तो जाती रहेगी जगह जगह, आप भी गाड़ी के साथ। गाड़ी पकड़ लो। गाड़ी कौन है हमारी? माँ आदि शक्ति हमारी ट्रेन है। इनको पकड़े रखो, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाती रहेंगी ये। क्योंकि इनकी जो जर्नी है, इस गाड़ी की जो जर्नी है अनंत है, इनका पता नहीं कहाँ कहाँ चलेगी। लेकिन बस इस गाड़ी को पकड़ने की जरूरत है। 1 मिनट रह गया है, इससे पहले कि ये एब्रप्टली बंद हो जाए तो पहले से ही एक कंडीशनिंग पूरी कर दूं, जय श्री माता जी कहने की। वरना कई बार ये भी छूट जाती है गलती से कंडीशनिंग भी। जय श्री राम। अवश्य माता जी। अब कह के फ्री हो गया, अब बात कर ले। वरना बहुत से कहेंगे जय श्री माता जी नहीं बोला, खत्म कर दिया ऐसे। हाँ प्लीज बड़ी मुश्किल।